नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज के संन्यास दीक्षा समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। धर्म की बात हो या संस्कृति के उत्थान की बात हो, हर क्षेत्र में हमारे धर्म की और संस्कृति की पताका फैल रही है। हमारे साथी यतीश्वरानंद जी भी हैं, मैं उनका स्मरण नहीं कर पाया हैं। जयपाल सिंह जी भी हैं। तो उस पताका को फहराने का काम जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, मुझे भी पिछले 5 महीने से आप सबकी सेवा का अवसर मिला है और लगातार जो कोशिश हो सकती है वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जो आप लोग जिस संस्कृति को लेकर, जिस धर्म को लेकर अपना त्याग कर रहे हैं, इतना बड़ा दीक्षांत कर रहे हैं, वो दीक्षांत हमारे भी जो है मूल में है और रग रग में, कण कण में ये भरा हुआ है। बचपन से गंगा गाय, ये हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, बचपन से सीखते आए हैं। उसी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हर संभव प्रयास हो सकता है। तो आज के अवसर पर मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे कैलाशानंद जी महाराज, इनके अंदर हर प्रकार का वो है। और मैं सच बताऊं तो एक दो बार मैं आज बहुत, मेरा एक ऐसा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बाद भी मैं आज आने को विवश ही हुआ यहाँ। तो इसलिए हुआ कि एक आध बार मैं कुछ किसान सा था, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल वो भी हैं जैसे किसी के दूसरे की मन की बात को जान जाते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। वो कह तो रहे हैं कि आज मेरा प्रथम दीक्षांत है, लेकिन सही में वो एक ऐसे संत भी हैं जो हमारी संत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। यह भी संकल्प लेते हैं कि आप लोगों ने जिस लक्ष्य के लिए, जिस धर्म के लिए, समाज के लिए अपने को समर्पित किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार है, हमारा विचार है, हम सब लोग उसके लिए काम करेंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और ये दिवस बार बार आए और हम लोग गुरु जी के सानिध्य में, आचार्य जी के सानिध्य में हमारे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 2,75,000 छात्रों को निःशुल्क टैबलेट योजना की आज जनसंवाद कार्यक्रम से शुरुआत कर दी है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में विद्यालयों में कार्यक्रम टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया। हल्द्वानी में कालाडूंगी रोड स्थित जीजीआईसी में टैबलेट वितरण मेयर गजेंद्र पाल सिंह रौतेला ने किया और इस योजना की शुरुआत की। तो वहीं आपको बता दें कि साल में पहले दिन ही जनपद में राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 5,000 विद्यार्थियों को टैबलेट का तोहफा दिया गया है और इसके लिए शनिवार को उनके खातों में पैसे पहुंच जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून से होने वाला एक कार्यक्रम हर विधानसभा के एक स्कूल में टीवी स्क्रीन के माध्यम से स्कूल में दिखाया जाएगा और बच्चों को फिलहाल दिखाया गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो हमने तय किया था कि सभी बच्चों के हाथ में, 10वीं और 12वीं के सबके हाथ में टैबलेट होना चाहिए, जैसा अभी हमारे सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी यहाँ से बोल रहे थे। कोरोना महामारी के समय में हमने देखा, मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते थे, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते थे, उनके पास टैबलेट नहीं होने के कारण से वो उन ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए। उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि सभी बच्चों को 10वीं और 12वीं के हम सबको टैबलेट उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि समय हमारा बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है। इसको हमें अपने माता पिता, अपने गुरुजन, हमसे बड़े, सबका आदर करना चाहिए और भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए।
और जीवन का अपना एक ध्येय बनाना चाहिए। जीवन में हम एक संकल्प लें कि हमको जीवन में कुछ करना है। हमारी सरकार ने प्रत्येक विकास खंड में प्रथम चरण में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई है। विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा हेतु कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने का भी हमने निर्णय लिया है। विद्यालयों में कल ही हमने मंत्रिमंडल ने हम लोगों ने तय किया कि विद्यालयों में योग शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए योगा शिक्षकों की नियुक्ति का भी हमने निर्णय किया है कि हर विद्यालय में और उसके अनुसार एक जो भी उनका संकुल बनेगा उसके आधार पर योग के शिक्षक भी हर जगह पर नियुक्त किए जाएंगे। लोगों से मैं ये अनुरोध भी करना चाहता हूं कि चूंकि ओमिक्रॉन की कुछ संख्या यहाँ हमारे यहाँ हो रही है, बाहर से आने वाले लोग और कई लोगों को जो टेस्टिंग के माध्यम से हम लोग लगातार समाचार माध्यमों से पढ़ रहे होंगे, मैं सभी से कहूँगा कि थोड़ा हम लोगों को इसको गंभीरता से लेना है और अपना बचाव करना है। अपने बचाव के साथ साथ सभी लोगों का बचाव करना है। जो भी हमारे इसके लिए जरूरी प्रिकॉशंस हैं उन सभी को हमने लेना है और जैसा जो प्रोटोकॉल है उनका हम नियमित रूप से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से, और सरकार ने सब व्यवस्थाएं वैसे की हुई हैं, कोई बहुत घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां हमको रखनी है, उन सावधानियों को हम रखेंगे। और पुनः एक बात, मैं 15 साल से जो 18 साल के बच्चे हैं 3 तारीख से उनके लिए एक मेगा वैक्सीनेशन का जो अभियान शुरू होने वाला है। मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और हमने तय किया है कि मैक्सिमम हम लोग 7 से 8 दिनों में हमारे प्रदेश के अंदर जो 15 से 18 साल के 6.5 लाख बच्चे हैं उन सभी को हम पूरी तरह से वैक्सीनेशन की डोज दे देंगे। उसके लिए हम सब लोग आगे आएंगे, सब लोगों को इसमें काम करना है। सभी विभाग के लोगों ने, पुराने समय में स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, अन्य विभाग के लोगों ने, हमारे दोनों वैक्सीनेशन के जो। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि आखिरकार राज्य में लंबे समय से रिक्त चल रहे मुख्य सूचना आयुक्त और 2 सूचना आयुक्त समेत 3 पदों पर नियुक्ति हो गई है। सरकार ने तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव IAS अनिल चंद्र पुनेठा को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया है। पुनेठा वर्तमान में हैदराबाद में रह रहे हैं और नई दिल्ली निवासी विपिन चंद्र और देहरादून निवासी एडवोकेट विवेक शर्मा को सूचना आयुक्त के रिक्त पदों पर तैनाती दे दी गई है। तो वहीं आपको बता दें मुख्य सूचना आयुक्त पद पर शत्रुघ्न सिन्हा के मार्च में त्यागपत्र देने के बाद से पद जो है वो रिक्त हो गया था और सरकार ने सूचना आयुक्त JP ममगाई को कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त बनाया था। तो वहीं खबर मसूरी से है, जहां पर बीजेपी के विजय संकल्प यात्रा को भव्य तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही आपको बता दें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस यात्रा का स्वागत किया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सभा का भी आयोजन किया गया। यात्रा के संयोजक गणेश जोशी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अजगर मालाओं से अतिथियों का स्वागत किया। यह यात्रा दिलाराम बाजार से शुरू हुई और राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, गढ़ी कैंट होते हुए
ONGC चौक तक पहुंची। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 2022 बीजेपी का है और अब की बार बीजेपी 60 पार के नारे को सफल बनाने के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अपना कोई नेता नहीं है और यह हाल न सिर्फ उत्तराखंड का है बल्कि देश के लिए भी कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। कांग्रेस को और 5 बरस देश में और प्रदेश में मौन प्रदर्शन करना ही उनका काम होगा। स्थिति पूर्व में होती कहीं उससे बदतर ना हो जाए। संकल्प यात्रा देहरादून पहुंची है। 6 तारीख को उत्तरकाशी में समापन होगा और इस यात्रा में एक जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में है। और तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के राज्य सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन कर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे 1 घंटे तक मौन धारण किया और इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी गांधी पार्क पहुंचे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश को विकास में काफी पीछे कर चुकी है और अब यहाँ की जनता परिवर्तन लाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का स्थान बेरोजगार दर में सबसे ऊपर है, महंगाई से लोगों को त्रस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से देश को स्वतंत्रता दिलाई, तो वहीं आज हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अहिंसात्मक तरीके से मौन धारण कर रहे हैं ताकि सरकार को भी सद्बुद्धि आए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 2022 परिवर्तन का, अनुशासन का और उत्तराखंडियत का है। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस सरकार बना रही है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी हराओ, उत्तराखंडियत बचाओ। के साथ गांधी जी का जो इस देश की स्वतंत्रता और एक लोकतांत्रिक समाज के प्रवर्तक रहे हैं, तो उनके पास आकर के संकल्प ग्रहण किया है और हमारा संकल्प है कि भाजपा हराओ, उत्तराखंडियत बचाओ। और इस थीम के चारों तरफ हम बहुत सारी जो सब थीम हैं जिनमें महंगाई, बेरोजगारी, खनन आदि सब सवाल जुड़े हुए हैं, उन सब को उठाएंगे। दलितों के सवालों को, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के सवालों को उठाएंगे और उस पर हमने जो नारे कॉइन अप किए हैं वो भी हम जनता को समर्पित करेंगे। इस देश को आज़ाद कराने में जब गांधी जी ने संकल्प लिया और अपने तन के वस्त्र तक त्याग दिए, तो उन्होंने इस सपने के साथ इस देश को की आज़ादी में प्रतिभा किया था कि एक शोषण मुक्त समाज का हम सपना देख रहे हैं और ऐसे शोषण मुक्त समाज की हम स्थापना कर सकें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य में सरकार के चलते जिस प्रकार से दलित भाइयों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है और जिस प्रकार महंगाई चरम पर है, आज हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे हमारी बहनें हों, हर वर्ग आज हतोत्साहित और एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में हमने हमारे सामूहिक विश्वास के प्रतीक गांधी प्रतिमा के सामने 1 घंटे का मौन इस रूप में किया कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे और इस लोकतांत्रिक अहिंसा के हथियार के चलते, जिसमें कि वो ताकत थी कि सैकड़ों सालों की गुलामी को, जिस अहिंसा की ताकत ने उस गुलामी को परास्त किया, हमें विश्वास है कि हमारा ये मौन व्रत सरकार को निश्चित रूप में सद्बुद्धि देगा। और तो खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉक्टर अभी मुरुगेश पुलिस लाइन पहुंचे और जहां उन्होंने पुलिस लाइन का भ्रमण किया और निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी ली और साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आपको बता दें कि उन्होंने पुलिस लाइन का भी भ्रमण किया और साथ ही अपराध पर अंकुश लगाने के साथ साथ कानून व्यवस्था का सही तरीके से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिला अपराध पर भी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि यातायात की समस्या का भी समाधान करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि उन्होंने लंबित पड़ी विवेचनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। घटने के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, अभी हमारा कई सारा टीम बना हुआ है, करीब 10 टीमें काम कर रही है। जल्द से जल्द इसे वर्कआउट हो जाएगा।
सर, इसके अलावा जनपद उधम सिंह नगर की बात करें तो साल भर में महिला अपराध बढ़े हुए हैं और महिला अपराध कम करने के लिए किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी? स्पेसिफिक ये महिला है, अपने इसमें फोकस एरिया हमारा है महिला अपराधों को रोकथाम करने के लिए। और इसमें एक और भी कहना चाहिए कि महिला जब भी कहीं पे भी आके कभी भी थोड़ा छोटा मोटा भी कंप्लेंट करती है, हम लोग तुरंत उसमें लिखते हैं। एक ये भी कारण है कि हमारा जो FIR नंबर ज़्यादा होता है, तो लेकिन उसे रोकथाम का हमारा पूरा रणनीति बनी हुई है। हमारे सभी थाने से लेके सब कंस्टेबल SPs को इसमें सेंसिटाइज किया हुआ है। हमें रोकथाम में पूरा कार्रवाई किया जाता है। सर, जिले में सड़क हादसों की जो संख्या वो लगातार बढ़ती आ रही, तो 4 मैदानी जिलों में सड़क हादसे ज़्यादा होते हैं, तो उसको रोकने के लिए कुछ स्प्लाई आप लोग वो भी होना ट्रस्ट एरिया हमारे DG साहब के ट्रस्ट एरिया में ये भी है, ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स को रोकना और ट्रैफिक अवेयरनेस क्रिएट करना। उसके लिए हमारे CPU का भी हमें लगातार ट्रेनिंग दिया जा रहा है और हमारे यहाँ पे CO ट्रैफिक भी है, तो उस हिसाब से हम पूरा प्रयास किया जाता है। सर, पुलिसकर्मी जो है तनाव के रहते हुए आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, तो ऐसे में विभाग को जो है उनको जो है आत्मनिर्भर बनाने की क्या प्रयास किए जाएंगे? तो इसका भी तो खबर हल्द्वानी से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव शोएब अहमद ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री ने जो भी घोषणा की और शिलान्यास किया, उनका 1978 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के द्वारा शिलान्यास पहले ही किया जा चुका है, जिसमें गाजियाबाद के तत्कालीन विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र चौधरी भी उपस्थित थे। बीजेपी केवल लोगों को गुमराह कर रही है। 44 वर्ष के बाद फिर से प्रधानमंत्री ने दोबारा इन्हीं चीज़ों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जो 44 वर्ष पहले किया जा चुका है, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। इससे साफ होता है कि बीजेपी किस प्रकार से लोगों को गुमराह कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राजनीतिक शिष्टाचार का अपमान करती दिखाई देती है। हल्द्वानी आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और अब होने वाला नहीं है, क्योंकि देश और प्रदेश की जनता सब देख रही है। 30 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ घोषणा की है लखवाड़ परियोजना को लेकर, तो उनको शायद मालूम नहीं था या अपनी तैयारी करके नहीं आए थे। 1978 में राम नरेश यादव जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो उस चीज़ परियोजना का उद्घाटन 1978 में हो चुका था। 1978 के उद्घाटन को अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आके दोबारा उसकी घोषणा करते हैं, तो मैं तो समझता हूँ ये उन्होंने जो घोषणाएं की हैं और जो 17,500 करोड़ की योजनाओं को जिन्होंने यहाँ पर बताया है, 5 साल पहले आते हैं हल्द्वानी के उत्तराखंड के अंदर और 5 साल पहले अपने शिलान्यास करते हैं, उसको धरातल पे करके दिखाते, जब हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। तो ये 5 साल बीत गए, जनता उत्तराखंड की पूरी तरीके से जानती है। इस 5 साल में ना इनके प्रधानमंत्री ना इनके मुख्यमंत्री अपने विकास पर या प्रदेश में इन्होंने क्या किया उस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं। महंगाई इनका मुद्दा नहीं है, रोजगार इनका मुद्दा नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य इनका मुद्दा नहीं है। तो मुद्दे हैं क्या? इनके कार्यकाल में जनता 5 साल से टूटी हुई सड़कों में गुजर रही है और ये इन लोगों ने अपने एक नेता के लिए जो रातों रात लीपापोती करके 2.5 किलोमीटर की रोड बना के अपने नेता को सिर्फ हेलीपैड से लेकर चुनावी सभा स्थल तक ले आने के लिए बनाई है। तो जनता को पता नहीं है क्या कि क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? वोट जनता देती है, ये प्रधानमंत्री की वोट से ये सरकार नहीं बना लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। इस तरह की जुमलेबाजी। तो वहीं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर में प्रदेश के पहले अक्षय पात्र के किचन का उद्घाटन किया है और साथ ही आपको बता दें कि ग्लोबल कस्टमर एक्सपीरियंसिंग सर्विस और प्रौद्योगिकी कंपनी की ओर से उत्तराखंड में प्रथम अक्षय पात्र किचन का निःशुल्क शुभारंभ हुआ है। उक्त किचन के जरिए हर रोज 15,000 बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जाएगा और इस किचन के माध्यम से अक्षय पात्र राज्यों में मिड डे मील के द्वारा मिलने वाला भोजन बनाया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद मेरा सबसे पहला संकल्प था मिड डे मील संबंधित समस्याओं का पूरी तरीके से निराकरण करना, जिसका आज विधिवत रूप से गदरपुर से शुभारंभ कर दिया गया है और यहाँ अक्षय पात्र किचन हमारे क्षेत्र और विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा मंत्री बना तो बनते ही मेरा सबसे पहला ये संकल्प था कि जो मिड डे मील की दिक्कतें स्कूलों में आती हैं, अध्यापक को पढ़ाने की दिक्कत आती है, उसका रजिस्टर मेंटेन करने की दिक्कत आती है, कई बार बच्चों के भोजन में भी कई बार गुणवत्ता ठीक नहीं पाई जाती है। तो इन सब समस्याओं के जड़ से समाधान के लिए एक ही समाधान था कि अक्षय पात्र की सेंट्रलाइज किचन लगनी चाहिए
और हमने संकल्प लिया और मैं आज के इस भव्य आयोजन में मैं अपने क्षेत्र के यहाँ के पूर्व सांसद माननीय बलराज पासी जी का धन्यवाद दूंगा, ताकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने पूरा इसके बारे में उनके पास पूरी विधिवत जानकारी थी और उनके दिशा निर्देशन में हमने मिड डे मील की व्यवस्था को ठीक करने के लिए और बच्चों को एक गुणवत्ता युक्त भोजन देने के लिए हमने अक्षय पात्र किचन की स्थापना की और मैदानी जिलों में लगभग सभी जगह हम बना गए, लेकिन प्रदेश की ये पहली किचन है। मैं इसकी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लिए और विद्यालय शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारी जो कोशिश है और जिस उद्देश्य के लिए किया है, भगवान अक्षय पात्र जो हमारे इस्कॉन की जो संस्था है इनकी ईश्वर मदद करे और इनकी बहुत अच्छी पहचान है। समाज सेवा ही इनका धर्म है और नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये संस्था यहाँ किचन लगाई है और इसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा है, इसमें 100% CSR। तो वहीं हल्द्वानी में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने प्रेस वार्ता करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नैनीताल पुलिस ने स्मैक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दें कि लालकुआं में चेकिंग के दौरान लालकुआं पुलिस को एक व्यक्ति के पास से 316 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 30 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वह बरेली का रहने वाला है और यह बरेली से कच्चे माल को लाकर पाउडर को सुनिश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार मिश्रण को अलग अलग एक केमिकल मिलाकर इसमें तैयार करता था और हल्द्वानी के क्षेत्रों में बेच देता था। बेसिकली कल जो है नववर्ष को लेकर के पूरे ज़िले में जो है चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान लालकुआं में एक मोटरसाइकिल से एक शेर सिंह व्यक्ति पकड़ा गया, जिसकी चेकिंग में उससे 316 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने एक राम सिंह का नाम बताया, जिसके द्वारा इसको कट पाउडर और पावर पाउडर दिया जाता था। दोनों का मिक्सर तैयार करके ये स्मैक बनाता था और पहले भी हल्द्वानी में लगातार बेच रहा था। इसके गैंग में जो लोग थे वो पंजाब पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। ये पंजाब और उत्तराखंड और यूपी में गैंग ऑपरेट चल रहा था। इसमें पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई में जो गहन पूछताछ की गई है उसमें इसका आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है और जो हमारी टीम द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया है इसके लिए 2,500 रुपये का मेरी तरफ से इनाम दिया। उसकी अगर कीमत देखी जाए तो ये लाखों में होगी। निश्चित रूप से इसमें जो पूछताछ में जो नाम सामने आए हैं जिनके द्वारा कट पाउडर और पावर पाउडर बेचा जा रहा था उसको भी विवेचना में लिया जा रहा है। तो वहीं धार्मिक, सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नगर जोशीमठ भूध्वंस की चपेट में आने से खतरे की जद में आने लगा है और नगर की जोशीमठ मारवाड़ी सड़क के साथ कई वार्डों में लगातार भूध्वंसाव जारी है, जो आने वाले समय में बड़े खतरे को फिलहाल अंदेशा दिखा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि नगरवासी मामले को लेकर चिंतित हैं। जोशीमठ नगर सुरक्षा की दृष्टिगत से अत्यंत संवेदनशील है, लेकिन वर्तमान समय में गांधीनगर के साथ कई जगहों पर लगातार भूध्वंसाव होने से नगर के कई घरों में दरार पड़ रही है, जिससे नगरवासी अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं। नगर अध्यक्ष जोशीमठ शैलेंद्र पवार का कहना है कि नगरवासियों की सुरक्षा के लिए शासन और प्रशासन का पत्राचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि नगर की सुरक्षा के लिए गंभीरता से काम किया जाना होगा। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से भूध्वंसाव को लेकर सर्वे करवाने की मांग की है। इस वर्ष अक्टूबर 18-19 तारीख को भारी बरसात पूरे जनपद मोहल्ले में हुई। उसमें थोड़ा बहुत नुकसान जोशीमठ में हुआ, किंतु बरसात के बाद 18-19 की बरसात के बाद लगातार एक माह से बिना बरसात के ही जोशीमठ की भूमि पूरी तरह धंस रही है। लगभग लोगों के मकानों में 4-4-5 इंच दरारें पड़ चुकी हैं। जो ज़मीन है, सड़क है, लोगों की लगभग 2-3 फीट नीचे धंस गई है। पूरा जोशीमठ क्षेत्र एक इलाका गांधीनगर के पास में छावनी बाजार 25-30 मकानों में इतनी ज़्यादा दरारें पड़ चुकी है उसमें कि वो रहने लायक नहीं है। लगभग 4-5 इंच की दरारें पड़ चुकी हैं। जब भूमि तो पूरी तरह नीचे बैठ चुकी हैं, रहने लायक नहीं है। हम लगातार एक माह से लगातार प्रयास शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि इनको कहीं व्यवस्था की जाए, जोशीमठ का भूगर्भ सर्वेक्षण किया जाए, उच्च स्तरीय एक भूगर्भ टीम बुला करके जब इसका सर्वेक्षण किया जाए, जोशीमठ ये इलाका रहने लायक है या नहीं है इसकी जानकारी लोगों को दी जाए। ये रहने लायक है। जोशीमठ के पूरे क्षेत्र, चाहे जोशीमठ के नगर के क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए पूर्ण रूप से लोग आज जमीन क्षतिग्रस्त हो चुकी, सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी, लोगों के मकान में इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी, लोगों को रहने लायक घर नहीं रहेगी। इसका भी मुख्य कारण जो है, एक तो जो परियोजना जो कंपनियां हैं इनके जो टनल बन रही, जो जहाँ ब्लास्टिंग।
तो वहीं ऋषिकेश में स्वाभाविक व्यवस्था को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने स्वीपिंग मशीन खरीदी है, जो नए साल के मौके पर ही बाजार की सड़कों पर साफ सफाई की व्यवस्था मुकम्मल करने के लिए निकल गई है। तो वहीं आपको बता दें कि नगर निगम की महापौर अनीता मामगाई ने हरी झंडी दिखाकर स्वीपिंग मशीन को रवाना किया है। बता दें कि स्वीपिंग मशीन एक खास टेक्नोलॉजी की मशीन है, अत्याधुनिक तरीके से खुद ही सड़कों पर चलती है और जिससे कम समय में बेहतर सफाई हो जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए महापौर ने बताया कि डंपिंग ग्राउंड से लगभग 43% कचरा का लीगेसी टेक्नोलॉजी से निस्तारण कर दिया गया है। दावा किया गया है कि आगामी 2 महीने में बाकी कचरे का भी निस्तारण कर डंपिंग ग्राउंड को खाली कर दिया जाएगा, जिसके बाद डंपिंग ग्राउंड को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग संभालेगा। फिलहाल पौधारोपण कर ग्रीन बेल्ट को विकसित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। बिंदु नंबर 1 था ट्रेचिंग ग्राउंड का, यहीं पे इस कूड़े के पहाड़ का निस्तारण करना और नए कूड़े के निस्तारण के लिए नई भूमि लाना। तो आज हम दोनों चीज़ों में कामयाब रहे हैं, जिसमें कि 3 साल नगर निगम के कार्यकाल के पूर्ण हुए हैं, 2 साल कोरोना काल में गए हैं। उसके बावजूद भी हमने कहीं पे भी हार नहीं मानी। जो हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविताएं थी कि हम हार नहीं मानेंगे, हम कभी रुकेंगे नहीं, हम कभी हार नहीं मानेंगे, तो उन्हीं को प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ते रहे। और आज जो सफलता निश्चित तौर पे हमको मिली है कि आज ये मैदान हो गया, यहाँ पे 40% काम इस कूड़े के पहाड़ के 25 से 30 सालों से जो कूड़े का पहाड़ बना हुआ था, आज 40% उसमें काम हो गया है। और हम सभी लोग यहाँ पे बैठ भी पा रहे हैं, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि इसको मानते हैं। राजा जी नेशनल पार्क की 10 हेक्टेयर भूमि जो कि बहुत ही कम है, 10 हेक्टेयर भूमि लाना बहुत बड़ा आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ी मेहनत उसमें लगती है। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि आप इसको ट्रिपल इंजन लगा दो। तो वह ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती जब रूटीन चेकिंग पर ग्राम रावली महदूद पहुंची तो उन्होंने कई मेडिकल स्टोरों की जांच की और शिकायत मिलने पर रूटीन चेकिंग के दौरान जब ड्रग इंस्पेक्टर जब एक क्लिनिक पर पहुंची तो चेकिंग के दौरान क्लिनिक से नशीली दवाइयां मिली। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने क्लिनिक से मिली नशीली दवाइयों को अपने कब्जे में ले लिया और मेडिकल स्टोर को बंद करवा दिया। हैं तो उनके द्वारा अपने डॉक्यूमेंट, अपने रजिस्ट्रेशन, वो सब अपने दुकान पर डॉक्यूमेंट रखने भी चाहिए और अपने दुकान के बाहर उसको नामित भी करना चाहिए। पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी? एक्चुअली दवाई अधिकतर लोगों के पास लाइसेंस हैं और मेरे द्वारा जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ अधिकतर मेडिकल स्टोर भागकर चले जाते हैं और अगर कोई भी अगर दवाई देता है तो वो बाहर ही दिया जा रहा है उनके द्वारा। दुकान पर अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मेरे द्वारा मौके पर किसी की दवाएं इस तरीके से पकड़ी गई हूँ। अगर कहीं पर पकड़ी जाती है तो उनके अगेंस्ट जरूर कार्रवाई की जाती है। शाम का वक्त है, हो सकता है, इसका कहना है कि डॉक्टर है नहीं और उसे कॉल किया। अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।